प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास के लेसन वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था सेशन से के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे और ये संपूर्ण पाठ हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य होता है तालमेल स्थापित करना। अगला हमारा शब्द है उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। तो ये अवरोध और प्रतिबंध क्या होते हैं? जब एक देश दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाता है तो उस देश में जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, उस देश के अंदर जो रुकावटें लगाई जाती हैं, उन्हें अवरोध और प्रतिबंध कहते हैं। और भारत में ये प्रतिबंध 1991 में हटाए गए थे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय, उन्होंने ये हटाए गए थे और इसे LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण किसे कहते हैं? ये प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। जैसे अगर हम देखें तो टाटा कंपनी है, मारुति है, ये हमारे देश की कंपनियां जो दूसरे देशों में भी काम करती हैं। या जैसे टोयोटा है, जापान की कंपनी है, ये भारत में भी गाड़ियां बेचती है। या सोनी कंपनी है, भारत में भी अपने टीवी बेच रही है, जापान की कंपनी है। निवेश, निवेश से क्या अभिप्राय है? परिसंपत्तियां जैसे भूमि है, भवन है, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अर्थात अगर हम कोई चीज़, ये चीज़ें खरीदते हैं, भूमि, भवन, मशीन और उपकरण खरीदते हैं, तो उसे जो मुद्रा करते हैं, जो व्यय मुद्रा करते हैं, उसे निवेश कहते हैं कि हमने इसमें इतना निवेश किया। अगला है विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश में किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। फिर उसके आगे है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। मुक्त व्यापार, जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। अर्थात जब दो देश होते हैं और एक दूसरे पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाते तो उसे कहते हैं मुक्त व्यापार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाइजेशन। तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। WTO का काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य विदेशी व्यापार को उदार बनाना, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है। विकसित देशों ने अनुचित ढंग से विश्व व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। अब विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये विश्व का बैंक है। अगला प्रश्न है सेज। सेज कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हों, उसे कहते हैं सेज। जैसे भारत में जो गुरुग्राम है वो सेज के अंदर आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और सरकारी नीतियां अनुकूल हों। इनके द्वारा निवेश किए गए धन को विदेशी निवेश कहते हैं। कभी कभी इन देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। स्थानीय कंपनियों के अतिरिक्त जैसे मारुति कंपनी है, जैसे मारुति है वो भारत की कंपनी है और सुजुकी है वो विदेश की कंपनी है, और मारुति सुजुकी मिलके कार बनाती हैं। स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त निवेश के लिए धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रदान करती है। कभी कभी स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन पर का प्रसार करती है। छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है और खासतौर से वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल का सामान। तो ये इस तरह से करती है। जैसे अगर टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी भारत के अंदर आती है, तो भारत के अंदर आने के बाद में वो क्या करती है कि उसे हेडलाइट चाहिए, तो वो हेडलाइट क्या करेगी? भारत की किसी कंपनी से बनवा लेगी। उसे गियर चाहिए, गियर का ऊपर वाला हैंडल चाहिए, तो वो क्या करेगी? भारत की किसी कंपनी से बनवा लेगी। तो इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रौद्योगिकी का विकास, परिवहन में सुधार व तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, दूरसंचार व संचार उपकरणों का विस्तार,
सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति और इंटरनेट। और वैश्वीकरण के प्रभाव क्या क्या हैं उपभोक्ता के लिए? वैश्वीकरण के प्रभाव उपभोक्ताओं के लिए पहले से अधिक विकल्प, उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता, कम कीमत तथा उपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर। ये वैश्वीकरण के कारण कि पहले से अधिक विकल्प, जैसे पहले भारत में सिर्फ एक मारुति की कार आती थी, लेकिन अब टोयोटा की है, हुंडई की है, ये सारी की सारी विदेशी कारें हैं, BMW है, ये सब हमें ज़्यादा वो मिल रहे हैं। उत्कृष्ट गुणवत्ता, तो जो विदेशी चीज़ें होती हैं वो अपनी क्वालिटी को बेटर रखती हैं। कम कीमत तथा उपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर। नए रोजगार के अवसर, अब नई कंपनियां खुलती हैं तो उनमें रोजगार भी मिलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल आपूर्ति कराने वाले स्थानीय कंपनियां होती हैं जो समृद्ध होती हैं, बन जाती हैं। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी हैं, जैसे टाटा मोटर है, इन्फोसिस है, रेनबैक्सी है, एशियन पेंट है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। अगला है भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत में लाभान्वित हो रहे हैं। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए। शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश करके अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। ये वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई है उस जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। इसे समझने के लिए गूगल का उदाहरण लेते हैं। यह अमेरिका में स्थित है, लेकिन इसके उपभोक्ता दुनिया भर के हर कोने में है। आप दिल्ली में हो या देहरादून में, गूगल की मदद से कोई भी सूचना आपको चुटकियों में मिल जाती है। आज इस कंपनी के ऑफिस भारत जैसे कई देशों में। गूगल आज वैश्वीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण हैं? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती है? आज़ादी के समय भारत के निजी उद्यमियों के पास पूंजी की कमी थी, इसलिए उस समय स्थानीय उद्योगों को संरक्षण की जरूरत थी। स्थानीय उद्योग धंधे फल फूल सकें, इसलिए भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाए। धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी और भारत का बाजार आकर्षक बन गया। इसके बाद सरकार ने इन अवरोधों को हटाने का निर्णय लिया है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को लाभ पहुंचाएगा। इस कानून की मदद से कंपनियां श्रमिकों की संख्या को नियंत्रित कर पाएंगी। कई व्यवसाय में श्रमिकों की मांग कुछ खास महीनों में ही होती है। अन्य महीनों में ऐसे श्रमिकों की मजदूरी पर का खर्च कंपनियों को घाटे में ला देता है। लचीले कानून होने से इस बात से छुटकारा मिलेगा और कंपनियों के मुनाफे में सुधार होगा। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती है? दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीकों से उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। जैसे अधिकतर MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, शुरू से किसी स्थानीय कंपनी से साझा वेंचर करते हैं ताकि उनका काम शुरू हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है कि स्थानीय कंपनी का स्थानीय बाजार का जो ज्ञान होता है उसका लाभ उठाया जा सके। जैसे अगर आप देखोगे तो मारुति और सुजुकी है। मारुति भारतीय कंपनी है और सुजुकी जापानी कंपनी है। मारुति सुजुकी है। या जैसे पहले ये जो मोटरसाइकिल आते थे यामा स्कॉट के नाम से आते थे, यामा स्कॉट के बाइक आते थे। स्कॉट भारतीय कंपनी और यामा विदेशी कंपनी है। एक समय आता है जब व्यवसाय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जा सकती है, जैसे हीरो और होंडा है। हीरो होंडा का भी उदाहरण ले सकते हो आप। हीरो और होंडा, हीरो भारतीय कंपनी और होंडा विदेशी कंपनी है। MNC साझा वेंचर को समाप्त कर देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि व्यवसाय पर नियंत्रण और भी बेहतर हो सके। कुछ MNC पहले दिन से ही स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देती है। ऐसा इसलिए कि कंपनी अक्सर शुरू में ही अपना पूरा नियंत्रण रखना चाहती है। कुछ MNC केवल स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करती हैं, तो वहीं कुछ अन्य निर्यात के लिए उत्पादन करती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? अक्सर विकसित देश की कंपनियां दूसरे देशों में व्यवसाय करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डालती हैं। उस दबाव में आकर विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। विकासशील देशों को भी ऐसा ही करना चाहिए। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। यह बात सही है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हुए हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई है। आर्थिक उदारीकरण के बाद प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, जिसके कारण छोटे व्यापारियों के अस्तित्व पर खतरा भी मंडरा रहा है। तो ये इसके प्रभाव और हानि दोनों ही हैं। वैश्वीकरण और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है?
व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से वैश्विक प्रक्रिया में बहुत मदद मिलती है। इन नीतियों के कारण विदेशी निवेश का रास्ता साफ होता है। इसके साथ ही आयात और निर्यात के रास्ते भी खुल जाते हैं। स्थानीय कंपनियों और व्यवसायियों को क्वालिटी सुधारने की प्रेरणा मिलती है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस बात का मौका मिल जाता है और कि विभिन्न देशों से उत्पादन के विभिन्न चरणों को करवा सके। 8वां प्रश्न है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से विभिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, विदेशी व्यापार से विश्व के विभिन्न बाजार आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण उनका एकीकरण होता है। इसे समझने के लिए कार का उदाहरण ले सकते हैं। फोर्ड अमेरिकी कंपनी और कार बनाती है। उसे किसी कार का इंजन अमेरिका में बनता है तो सीट बेल्ट भारत में बनती है। हेडलाइट चीन में बनता है तो गियर बॉक्स ताइवान में बनता है। इस तरह से कार निर्माण के विभिन्न चरण दुनिया के विभिन्न कोनों में होते हैं और उसके बाद तैयार करके कई देशों में बेची जाती है। 9वां प्रश्न है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। आज से 20 साल बाद क्या होगा, इसे समझने के लिए आज की तारीख में तेज़ी से बढ़ते ई कॉमर्स को देखने की जरूरत है। आज जब हम अमेजोन पर जाते हैं या फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए ऑर्डर लगाते हैं, तो हो सकता है कि वह वस्तु आपसे 3000 किलोमीटर स्थित किसी कारखाने में बन रही हो। उसे आप तक पहुंचाने में शायद 4-5 राज्य पार करने पड़े। इसी का विस्तृत रूप हमें 20 साल बाद में देखने को मिलेगा। आप झुमरी तलैया में बैठकर पेरिस की किसी दुकान से सूट मंगवा सकेंगे। इससे आपको अंजाम देने में कई टेक्नोलॉजी की भूमिका होगी, जैसे इंटरनेट की तेज़ गति के यातायात के साधन, ड्रोन, ऑनलाइन पेमेंट आदि की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश का विकास को क्षति पहुंचाई और दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे? तो मुझे लगता है कि वैश्वीकरण से भारत के विकास में मदद मिली है। मेरे माता पिता बताते हैं कि मेरे जन्म से पहले टेलीफोन एक विलासिता की, लग्जरी की वस्तु हुआ करती थी। टेलीफोन कनेक्शन के लिए लोगों को वर्षों इंतजार करना पड़ता था। जब शुरू में टेलीफोन आया, मोबाइल आया, तो इतना महंगा था कि आम लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। सिम कार्ड लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। आज मोबाइल के बिना तो पढ़ना भी मुश्किल लगता है। मेरे स्कूल से नोटिस, होमवर्क आदि मोबाइल के जरिए ही आते हैं। मेरी समाजशास्त्र की टीचर तो कई प्रश्नों के जवाब भी मोबाइल से ही भेज देती है। तो ये आज का फ़र्क है कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अब इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। यह वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं की भारत के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाज़ारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि यह उनके लिए फ़ायदेमंद है, जबकि बाज़ार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प हैं। इसलिए बढ़ते मांग और उम्मीदों के प्रभाव का अर्थ है उत्पादों के बीच में अधिक प्रतिस्पर्धा। ये रेड कलर में, ये इसमें खालिस्तान है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती है। क्या खरीदती हैं? कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान आदि, ये जो छोटी चीज़ें होती हैं इनको खरीदती है। तो पहले का बी आएगा। आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं व्यापार अवरोधक। ये दूसरे का आएगा, बी। विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है और रेनबैक्सी है। तो तीसरे में डी आ जाएगा, चौथे में IT ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है, तो इसका हम उदाहरण ले सकते हैं कॉल सेंटर। ये है हमारा चौथा, सी। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है मोटर गाड़ियाँ, तो ये क्या है? ए आ जाएगा। इस प्रकार से इनका मिलान करना था, या आप इसको ऊपर से नीचे वैसे भी देख सकते हो। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है, तो ये क्या है? देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग कौन सा है? स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो क्लास है ये ख़त्म होती है। ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।